नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं डेली न्यूज 19 अगस्त 2023 का। ये यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, तो ये डेली बेसिस पे कराया जा रहा है और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसमें है संगठित अपराध और जॉर्जिया रिको अधिनियम। तो यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके 18 सहयोगियों के साथ जॉर्जिया रिको यानी रैकेटियर से प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कथित तौर पर कई आपराधिक गतिविधियां, जिनमें मुख्य रूप से जालसाजी, झूठे बयान देना, छद्म रूप से सरकारी अधिकारी के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करना और गवाहों को प्रभावित करना और साजिश रचना इसमें शामिल थे। रिको अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 में कुछ समानताएं हैं। इसके जॉर्जिया कहां पर देख लीजिए इसका लोकेशन। तो जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 अमेरिकी राज्यों में से एक है। यह दक्षिण पूर्वी मुख्य रूप में स्थित है। देखिए दक्षिण पूर्व का यह है जॉर्जिया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता जॉर्जिया रिको अधिनियम। तो वर्ष 1970 में रिको अधिनियम अमेरिकी संघीय कानून का हिस्सा बना। यह मूलतः संगठित अपराध, विशेष रूप से माफिया संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए अभिकल्पित है। संघीय कानून के प्रभावी होने के कुछ वर्षों के भीतर राज्यों ने अपना रिको कानून पारित करना शुरू किया। वर्ष 1980 में पारित जॉर्जिया का रिको अधिनियम रैकेटियरिंग गतिविधियों के पैटर्न के माध्यम से अपराध संबंधी किसी गतिविधि में भाग लेना, उस पर नियंत्रण अथवा ऐसा करने की साजिश करने को गैर कानूनी घोषित करता है। जॉर्जिया में रिको अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष तक की जेल हो सकती है। कठोर दंड का प्रावधान इस अधिनियम के अनुप्रयोग की गंभीरता को रेखांकित करता है। अब इसमें आता है महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999। तो है इसे महाराष्ट्र में संगठित आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य पर भी लागू होते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध एक संघीय अपराध है। इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध की सुनवाई केवल इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी। यह अधिनियम शक्ति के दुरुपयोग, कानून सम्मत कार्य करने में विफल होने की स्थिति के लिए सख्त प्रावधान करता है। दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसमें आगे देखते हैं संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या है? तो आर्थिक अथवा अन्य लाभ के इरादे से किसी गिरोह या सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग अलग किए गए कृत्य को संगठित आपराधिक गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। संगठित अपराध के प्रकार, तो संगठित गिरोह अपराध, रैकेटियरिंग, सिंडिकेट अपराध, तस्करी आदि, ये इसके कुछ प्रकार हैं। वे ऐसा कानून प्रवर्तन और विनियमों में व्याप्त कमियां का लाभ उठाकर करते हैं। इसकी कुछ व्यवस्था देखते हैं। जैसे संगठित अपराध और भारत की विधिक व्यवस्था। तो भारत में हमेशा ही किसी न किसी रूप में संगठित अपराध का अस्तित्व रहा है। हालांकि कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के कारण आधुनिक समय में इसका उग्र रूप देखा गया है। हालांकि ग्रामीण भारत भी संगठित अपराध से अछूता नहीं है, किंतु यह मूलतः एक शहरी परिघटना है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 तथा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जैसे मौजूदा कानूनी संदर्भ में अपर्याप्त है, क्योंकि ये व्यक्तियों पर लागू होते हैं, न कि आपराधिक समूहों अथवा उद्यमों पर। कुछ राज्यों जैसे कि गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2015, कर्नाटक में तो कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 ने संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए अपने कानून बनाए हैं। अब भारत कई राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे संधियों जिससे उनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संगठित अपराध का उन्मूलन करता का भी भागीदार है। इसमें जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय,
भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये अभिसमय विभिन्न देशों के बीच सहयोग, पारस्परिक सहायता, कानून प्रवर्तन तथा सूचना साझा करने की सूचना सुविधा प्रदान करता है। अब आगे आते हैं, इसमें आगे है संगठित अपराध से निपटने में चुनौतियां क्या हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे कि अपर्याप्त विधिक संरचना। तो ये होता है जैसे संगठित अपराध समूहों और उद्यमों पर लागू किए जा सकने योग्य समर्पित कानून का अभाव होता है। इसमें है अपराध का प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाई। तो जैसे कि पदानुक्रम उच्च नेतृत्व को प्रेरित करता है, गवाहों को अपनी जान का भय रहता है, तो इसीलिए इसमें कठिनाई हो जाती है। संसाधन और प्रशिक्षण की कमी, जैसे कि संगठित अपराध की जांच के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और सुविधाओं की कमी है। समन्वय की कमी है, समन्वय और सूचना के आदान प्रदान के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का अभाव है। आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही गठजोड़ है। तो आपराधिक सिंडिकेट समूह का राजनेता, नौकरशाहों तथा मीडिया के संबंध में सहसंबंध होते हैं, इसमें बड़ी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अब इसमें आता है आगे की राह। आगे की राह में है जैसे कि यहाँ पे है रिको अधिनियम है। रिको अधिनियम जैसे सफल अंतरराष्ट्रीय मॉडल से प्रेरित एक व्यापक राष्ट्रीय कानून विकसित किया जाना चाहिए। कानून प्रवर्तन के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, संगठित अपराध से लड़ने हेतु आवश्यक तकनीकों का उपयोग, खुफिया जानकारी, साक्ष्य एकत्र करने और अंतर एजेंसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे हेतु वित्त वृद्धि की जानी चाहिए। संगठित अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय प्रवर्तन निकायों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु इसकी केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। अपराध पैटर्न और इसके प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी लाभ उठाते हुए निर्बाध सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निगरानी तंत्र का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। जवाबदेही सुनिश्चित करने व सत्ता के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नागरिक समाज समूहों और मानवाधिकार संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो इस प्रकार इसके कुछ आगे के कदम थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। तो इसमें दूसरा आता है लैंगिक रूढ़िवादिता पर सुप्रीम कोर्ट यानी एससी हैंडबुक। सुप्रीम कोर्ट है कि क्या है? सुप्रीम कोर्ट ही है, हैंडबुक। तो ये हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई ने हैंडबुक जारी की, जिसमें लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने तथा न्यायिक आदेशों और फैसलों में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी और गलत सोच दर्शाने वाली भाषा का इस्तेमाल न करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब हैंडबुक के बारे में जानते क्या है। यहाँ पे आता है हैंडबुक, इसका परिचय है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी भाषा तथा निर्णयों में निहित लैंगिक रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और समाप्त करने में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की सहायता करने के उद्देश्य के साथ लैंगिक रूढ़िवादिता पर हैंडबुक जारी की है। यह सामान्य रूढ़िवादी शब्दों और वाक्यांशों पर प्रकाश डालती है, जिनका उपयोग प्रायः कानूनी दस्तावेजों में महिलाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह उन उदाहरणों को ध्यान आकर्षित करती है जहां ऐसी भाषा जैसे कि महिलाओं की भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में पुरानी या गलत धारणाओं को कायम रखती है। यह भाषा के विशिष्ट उदाहरण भी प्रदान करती है, जिन्हें अधिक तटस्थ और सटीक शब्दों से प्रतिस्थापित भी किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि कैरियर महिला के बजाय महिला छेड़छाड़ के बजाय सड़क पर यौन उत्पीड़न और जबरन बलात्कार के बजाय बलात्कार का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। तो इसका कुछ उद्देश्य देखते हैं। इसके उद्देश्य हैंडबुक का उद्देश्य न्यायिक चर्चा में अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। हैंडबुक का लक्ष्य भाषा में बदलाव को प्रोत्साहित करना है, ताकि लैंगिकता को लेकर आधुनिक और सम्मानजनक समझ को प्रदर्शित करने के साथ ही सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, समान अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें आगे आता है न्यायाधीशों के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है हैंडबुक में तर्क दिया गया है कि न्यायाधीश जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह न केवल कानून की उनकी व्याख्या को दर्शाती है, बल्कि समाज के बारे में उनकी धारणा को भी दर्शाती है। अब यहाँ पर तक कि जब रूढ़िवादी भाषा का उपयोग किसी मामले के नतीजे को नहीं बदलता है, तब रूढ़िबद्ध भाषा में हमारे संवैधानिक लोकाचार के विपरीत विचारों को मजबूत कर सकती है और जीवन के नियम के लिए महत्वपूर्ण यह भाषा है। यह शब्द
वह साधन है जिनके माध्यम से मान्यताओं के नियमों का संचार किया जाता है। शब्द कानून निर्माता या न्यायाधीश के अंतिम उद्देश्य को राष्ट्र तक पहुंचाते हैं। इसके कुछ अन्य प्रयास भी हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। अन्य देशों में शिक्षाविदों एवं अभ्यासकर्ताओं दोनों द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं जो न्यायालय की प्रथाओं के लिए दर्पण के रूप में है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कनाडा का महिला न्यायालय महिला वकीलों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं का एक समूह समानता कानून पर सैडो डिसीजन प्रस्तुत करता है। और आगे आता है, भारत में भारतीय नारीवादी निर्णय परियोजना पर नारीवादी आलोचना के साथ पुनर्लिखित निर्णयों को प्रस्तुत करती है। आगे आता है अब लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ये क्या है, तो इसका परिचय देखते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता का तात्पर्य व्यक्तियों को केवल उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुण, विशेषताएं या भूमिकाएं सौंपने की प्रथा से है। यह रूढ़िवादिता समाजों में व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है कि लोग लिंग के आधार पर एक दूसरे के लिए किस प्रकार की समझ रखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पोषित रहें और प्रभुत्व से बचें, जबकि पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अभिकर्मक बने और कमजोरियों से बचें। तो ये लैंगिक समानता है। अब इसमें आता है महिलाओं पर लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव। लैंगिक रूढ़िवादिता लड़कियों के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए देखें तो घरेलू और पारिवारिक क्षेत्र तक ही सीमित महिलाओं की भूमिका के बारे में रूढ़िवादिता लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच में सभी को बाधाओं को रेखांकित करती है। महिलाओं को प्रायः समाज में उच्च पदों में वंचित रखा जाता है। शिक्षा, रोजगार और वेतन में लगातार अंतर कुछ हद देखने को मिलता है। इसमें कुछ रूढ़िवादिता होती है। अनैतिक लैंगिक रूढ़िवादिता जैसे स्त्रीत्व और पुरुषों की कठोर संरचनाएं और लैंगिक रूढ़िवादिता महिलाओं के खिलाफ लिंग अंग आधारित हिंसा के मूल कारण बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें तीसरा आता है विश्वकर्मा योजना और लखपति दीदी योजना। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। ये पहले हैं विश्वकर्मा योजना और लखपति दीदी योजना तथा इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ड्रोन का प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसमें विश्वकर्मा योजना के बारे में जानते हैं। तो विश्वकर्मा योजना, इसका परिचय है। विश्वकर्मा योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों के उत्थान के लिए शुरू की गई एक अग्रणी योजना है। इस योजना का नाम दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। यह विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगर परिवारों को कौशल प्रदान करने की गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षण और विकास पर केंद्रित है। अब इसके कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख विशेषता हैं, जैसे कि यहाँ पर है मान्यता और समर्थन। इसका तात्पर्य है कि इस योजना में नामांकित कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र दिया जाएगा। ये कामगार और शिल्पकार 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए यानी पहली किस्त और 2 लाख रुपए यानी दूसरी किस्त तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता के लिए पात्र होंगे। अब दूसरा आता है कौशल विकास और सशक्तिकरण। विश्वकर्मा योजना को वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए तक का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए और आधुनिक उपकरणों के लिए खरीद के लिए 1500 रुपए का वजीफा प्रदान करेगा, मतलब स्कॉलरशिप। अब अगला आता है सीमा और कवरेज। तो ये क्या है? इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। इन व्यवसायों में बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी आदि शामिल हैं। अब इसमें आता है पंजीकरण और कार्यान्वयन कैसे है। तो विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण का कार्य गांव में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है, मतलब इसमें जो कंप्यूटर वगैरह खोले हुए हैं वही लोग सामान्य सेवा। इस योजना के लिए जहां केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी वहीं राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा जा सकता है। इसमें लास्ट आता है मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण। तो ये क्या है? इस योजना का एक उल्लेखनीय उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
कारीगरों को घरेलू तथा वैश्विक दोनों मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए ताकि उनकी बाजार पहुंच और अवसरों में वृद्धि हो। अब आता है लखपति दीदी योजना क्या है। तो ये लखपति दीदी योजना में है, इसका परिचय है। सरकार का लक्ष्य गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी यानी पर्पज सिस्टर समृद्ध बनाना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन को अनुरूप है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक कमा सकें। अब आते हैं इससे कुछ विशेषताएं, जो कि कृषि गतिविधियों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का, जैसे कि इसमें कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इसमें लगभग 15,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से महिलाओं को अत्याधुनिक कौशल के साथ साथ आय सृजन के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे ड्रोन में परिसिद्ध कृषि, फसल निगरानी और कीट नियंत्रण के माध्यम से कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है। इस योजना के तहत महिलाओं को LED बल्ब बनाने, प्लम्बिंग समेत अन्य कौशलों में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। अब इसमें आगे आता है महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कुछ अन्य पहले भी, जैसे स्वाधार गृह, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र योजना, राष्ट्रीय महिला कोष। तो इस प्रकार ये है। इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें है जो 2021 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें नहीं लगा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इसमें लाल किला भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। एक बार फिर सुर्खियों का केंद्र दिल्ली का प्रतिष्ठित लाल किला था। यह ऐतिहासिक स्मारक सदियों की कहानियों और संघर्षों से परिपूर्ण रही है। लाल किला का ऐतिहासिक महत्व क्या है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो दिल्ली सल्तनत वर्ष 1206 से 1506 के दौरान दिल्ली एक निर्णायक राजधानी के रूप में उभरी। मुगल वंश के इसमें संस्थापक थे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 16वीं शताब्दी में दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान की राजधानी कहा था। स्थानांतरण अकबर ने अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी थी। के बावजूद शाहजहां के शासनकाल में मुगलों ने वर्ष 1648 में शाहजहानाबाद के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित किया, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें शाहजहां ने लाल किले की नींव भी रखी थी। मुगल सम्राट का प्रतीकात्मक महत्व है। 18वीं सदी तक मुगल सम्राट अपने अधिकांश क्षेत्र और शक्तियां खो चुके थे। समाज के कुछ वर्गों द्वारा उन्हें अभी भी भारत के प्रतीकात्मक शासकों के रूप में जाना जाता था, विशेषकर उन लोगों द्वारा जो ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध करते थे। 1857 का इस विद्रोह का प्रतीक था, जब लोगों ने लाल किले की ओर मार्च किया और ब्रिट बहादुर जफर को अपना नेता घोषित किया। इसमें आगे आता है ब्रिटिश शाही शासन और लाल किले का परिवर्तन। तो दिल्ली पर कब्जा। 1857 के विद्रोह में विजय ने के बाद अंग्रेजों का इरादा शाहजहानाबाद को ध्वस्त करके मुगल विरासत को मिटाने का था। लाल किले को छोड़ते हुए उन्होंने इसकी भव्यता छीन ली, कलाकृतियां लूट ली और आंतरिक संरचनाओं को ब्रिटिश इमारतों से बदल दिया। इस परिवर्तन ने लाल किले पर ब्रिटिश शाही अधिकार भी अमिट छाप छोड़ी थी। अब आता है प्रतीकात्मक अधिकार का उपयोग, सेकेंड नंबर। तो अंग्रेजों ने दिल्ली की प्रतीकात्मक शक्ति को पहचाना। दिल्ली दरबार समारोहों ने ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया और वहां के सम्राट को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया तथा एक नए शहर का निर्माण किया जो भारतीय लोकाचार और लोक केंद्रीकृत प्राधिकरण का प्रतीक था। अब आगे आता है लाल किला बना भारत के स्वतंत्रता दिवस का समारोह स्थल। 1940 के दशक में लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय सेना प्रशिक्षणों ने इसके प्रतीकवाद को बढ़ाया। इन परीक्षणों ने INA के प्रति सहानुभूति जगाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र किया, जिससे ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा प्रतीक के रूप में लाल किले की भूमिका मजबूत हुई। जैसे ही भारत आजादी के करीब पहुंचा,
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। तो आगे इसमें कहते हैं 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रिंसेस पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, जिसके बाद 16 अगस्त 1947 को लाल किले में उनका ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण हुआ। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से किले को पुनः प्राप्त करने और भारत की संप्रभुता एवं पहचान पर जोर देने का एक प्रतीकात्मक संकेत था। इसने स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे और कठिन संघर्ष की परिणति को भी चिन्हित किया। तब से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अभिन्न अंग बन गई है और इसके गौरव एवं देशभक्ति को दर्शाती है। अब चलिए जानते हैं इसके लाल किले के बारे में क्या है। लाल किले के बारे में, लाल किला जिसे इसमें बड़े पैमाने पर प्रयोग किए गए पत्थर के लाल रंग के कारण कहा जाता है, योजना में अष्टकोणीय है जिसमें पूर्व और पश्चिम में 2 लंबी भुजाएं हैं। यह किला मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है और उनकी सांस्कृतिक एवं कलात्मक उपलब्धियों का प्रतीक है। इसे 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। साथ ही 500 रुपए के नोट, नए नोट पीछे किले को दर्शाया गया है। इसका प्रबंधन वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, जो इसके संरक्षण और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। ASI ने आगंतुकों के लिए संग्रहालय, गैलरी, ऑडियो गाइड, लाइट एंड साउंड शो आदि की स्थापना की है। इसके कुछ प्रश्न क्वेश्चन है जो 2021 के। देखिए यहाँ औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। ये 2021 का है। तो यह किस लिए? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। अब आता है 5वां नंबर, PMAYU के नई पूरक योजनाएं। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है। ये मतलब अर्बन है, मतलब शहरी हो गया। चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में शहरी गरीबों द्वारा सामना किए जाने वाले आवास संकट की समस्या का समाधान करने हेतु एक नई योजना का उल्लेख किया। यह नई योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पूरक है। इसके परिचय देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसका परिचय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शहरी आवास की कमी का समाधान करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के, टिकाऊ और अस्थायी घर उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत घरों के निर्माण का कार्य पूरा कराने हेतु इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसके लाभार्थी के बारे में जानते हैं। इसके लाभार्थी हैं, यह मिशन झुग्गी वासियों, स्लम सहित यानी मरीन बस्ती वाले EWS, LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करना है। इसमें जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ने अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए हो। इसमें निम्न आय वाले समूह हैं, तो ये है अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए। मध्यम आय समूह वाले हैं तो इसमें अधिकतम पारिवारिक आय 18 लाख रुपए तक के हैं। ये लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां शामिल हैं। इसके कुछ घटक हैं जैसे कि इन सीटू स्लम पुनर्विकास, इन सीटू पर रीडेवलपमेंट ISSR। तो इसका है, ये है कहना है कि इसका कार्यक्रम निजी डेवलपर्स के सहयोग से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए पुनर्विकास के दौरान योग्य स्लम निवासियों के लिए प्रति आवास 1 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। राज्य शहरों के पास इस केंद्रीय सहायता को अन्य स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित करने की छूट है। इसमें आता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, CLSS। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह योजना EWS, LIG मध्यम आय समूह वाले और MIG सेकेंड के लाभार्थियों को आवास खरीदने के निर्माण करने या विस्तार के लिए आवास ऋण की मांग करने में सहायता करता है। इसमें वे व्यक्ति हैं जो लाभ उठा सकते हैं। जैसे 6 लाख रुपए तक की ऋण राशि 6.5% पर दिया जाएगा सब्सिडी, और 9 लाख रुपए तक राशि 4% सब्सिडी पर है। 12 लाख की राशि 3% ब्याज की सब्सिडी पर है। अब आता है अफोर्डेबल
हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो यहाँ पर है AHP यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के तहत भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रत्येक परिवार को आवास के लिए 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। किफायती आवास परियोजनाओं में विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन वे केवल तभी केंद्रीय सहायता के लिए योग्य हैं जब इनमें कम से कम 35% आवास EWS श्रेणी के लिए हो। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए EWS घरों की बिक्री मूल्य पर ऊपरी सीमा निर्धारित की। तो इस प्रकार ये खत्म होता है। इसमें देखिए कुछ इसके फीचर दिए हैं, जैसे वुमेन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट है, ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट, वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, सब सुविधाओं। और यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्बन पुअर, मतलब कि शहरी गरीब जो हैं उनके लिए उनकी क्वालिटी और उनके रहन सहन में अच्छा बदलाव है। सिक्योरिटी और टेनर, और फिर आता है एडवोकेट, इसमें फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। तो ये अब इसमें नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा। तो चर्चा में क्यों है जानते हैं। भारतीय मंत्रिमंडल ने PM ई बस सेवा अथवा प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करके शहरों में बसों के संचालन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसके परिचय है। इसका उद्देश्य शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसमें खंड ए आता है सिटी बस सेवाओं में वृद्धि करना, यानी 169 सिटी। यह खंड सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल के तहत 10,000 ई बसों द्वारा शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने हेतु समर्पित है। यह योजना इलेक्ट्रिक बसों को प्रभावी संचालन के लिए इलेक्ट्रिक बसों हेतु सब स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण विद्युत बुनियादी ढांचे के निर्माण के अतिरिक्त बस डिपो के बुनियादी ढांचे के निर्माण अथवा उन्नयन की आवश्यकता को चिन्हित करता है। इसमें खंड ख आता है हरित शहरी गतिशीलता पहल। तो ये क्या है, 181 शहर इसमें है। जैसे कि इस खंड में बसों की प्राथमिकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार, मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध करना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है, बेस्ट ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करना है, और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इस योजना का लक्ष्य है इन टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करके शहरी गतिशीलता परिदृश्य को बदलना है। अब इसमें आता है लक्षित जनसंख्या और पहुंच से वंचित क्षेत्र है, जो कि यह योजना 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को शामिल करेगी। इस व्यापक दृष्टिकोण में केंद्र शासित प्रदेशों की सभी राजधानियां देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के हिस्से के क्षेत्र और पहाड़ी राज्य शामिल हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण आकर्षण संगठित बस सेवाओं की कमी वाले शहरों पर इसका ध्यान केंद्रित करना है तथा शहरी गतिशीलता अंतर को कम करना है। इसमें संचालन सुविधा क्या है। इस योजना का परिचालन पहलू नियुक्त बस ऑपरेटरों को भुगतान करते समय बस सेवाओं को प्रबंधित करने तथा बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों और शहरों पर डालता है। केंद्र सरकार की भूमिका योजना में उल्लेखित सब्सिडी प्रदान करके इन कार्यों को सुविधाजनक बनाना और इनका समर्थन करना है। योजना का महत्व देखते हैं। यहाँ पे महत्व दिया है रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, यानी कि इस योजना में 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार की अनुमानित सीमा के साथ प्रत्यक्ष रोजगार अवसर बढ़ाने का अनुमान है। यह बढ़ावा सिटी बस संचालन में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती से होगा, जो शहरी गतिशीलता की जरूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देगा। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देगा, जैसे कि यह ई मोबिलिटी को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो अपेक्षित मीटर के पीछे विद्युत बुनियादी ढांचे के लिए व्यापक समर्थन पर आधारित है। इसके अलावा शहरों को ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन प्राप्त होगा। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में तेजी लाता है, बल्कि ई मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। अब आता है पर्यावरणीय प्रभाव और GHG यानी ग्रीन हाउस गैस में कमी। तो विद्युत गतिशीलता की ओर बदलाव से बड़े पर्यावरणीय लाभ होने का अनुमान है। ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के साथ कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाकर यह योजना व्यापक स्थिरता लक्ष्यों को हासिल करेगी। बस आधारित सार्वजनिक परिवहन के बढ़ने उपयोग से भी एक बदलाव आएगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके कुछ पहल को देखते हैं।
जैसे कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना, यानी फेम योजना। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना, वाहन स्क्रैपेज नीति, गो इलेक्ट्रिक अभियान। इसके आगे की राह देखते हैं। आगे की राह में है पीएम ईबीएस सेवा, ई बस सेवा योजना। टिकाऊ शहरी गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण तक विस्तृत अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ यह योजना लचीली एवं पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस दूरगामी सोच वाली रणनीति का उद्देश्य शहरी विकास और पर्यावरण प्रबंधन दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यूपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि घटना चक्र के माध्यम से किया जा सकता है। तो हम लोग अपने वीडियो में घटना चक्र का सीरीज चला रहे हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट पर है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करिए और उस सीरीज को भी देखिए, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अभी तक देखा इसको।